जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से मैथ और साइंस का कोर्स हमारे जिम्मे है, जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग अपनी एक मैराथन क्लास लेके आए हैं। इसमें हम लोग साइंस के जो 20 नंबर के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी वाले, उसको कवर करेंगे। लगभग प्रीवियस ईयर के 2 से 3 पेपर को डिस्कस करेंगे। कुल मिला के अपने पास लगभग 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, बस ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना है और देखना है। कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो उसको बस एक पेज पे नोट कर लेना है, ठीक है। आई होप मैं इस बात के लिए आप लोगों को श्योरिटी दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। आपको इसी मैराथन में से ही लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे या फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उन शब्दों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरें, ठीक है ना। ये दे रखा है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति, ये खाली जगह है, फर्स्ट पोजीशन में दे रखा है, से पीड़ित है। एक व्यक्ति 1 से पीड़ित है, यदि उसका 2 पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना रहा है, उसका 2 पर्याप्त मात्रा में 3 हार्मोन नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रोग दे रखा है और उससे रिलेटेड ग्रंथि दे रखी है और कौन सा हार्मोन नहीं बना रहा है, हार्मोन का नाम दे रखा है। तो वही पूछ रहा है, तो ये इसका क्या आंसर होगा, ये 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ग्वाइटर, गलकंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एक चीज़ आप लोग, इतना तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जो ग्वाइटर होता है वो आपका थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है। थायराइड बोलते हैं ना, गले में थायराइड बढ़ गया है, घेंगा रोग जिसको कहते हैं। तो ग्वाइटर का रिलेशन यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ग्वाइटर का पैंक्रियाज से, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है डायबिटीज को थायराइड ग्रंथि, डायबिटीज जो होती है थायराइड ग्रंथि नहीं, तो थायराइड ग्रंथि का रिलेशन तो ग्वाइटर से होता है, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन बचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि डायबिटीज, पैंक्रियाज और इंसुलिन, तो इसका यहाँ से रिलेशन दिखाते हैं, इसको पढ़िए। अब एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है यदि उसका अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ये बात कि जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन अपना हो जाता है। आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग भी साथ में पढ़ सकें। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कोई वस्तु पदार्थ आवेशित है, कोई पदार्थ है उस पे चार्ज है, आवेशित है या नहीं, यह जांचने के लिए विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का उपयोग करता है, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है, विद्युतदर्शी है, वो किस उस पे प्रॉपर्टी पे वर्क करता है वो पूछा है, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करते हैं। दूसरा कह रहा है आवेश के बहने से विद्युत धारा बहती है। तीसरा कह रहा है एक रेशम को टुकड़े को रगड़ने से एक कांच के छड़ धनात्मक हो जाती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये पूछ रहा है कि विद्युतदर्शी किस पे काम करता है, तो विद्युतदर्शी जो आपका काम करता है ये करता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसी से मेजर किया करता है ये इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप कौन से गुणधर्म पे काम करता है कि समान टाइप के आवेश एक दूसरे को माइनस माइनस को रिपल करता है, प्लस प्लस को रिपल करता है, इस पे वर्क करता है, ठीक है। तो 63 का अपना आंसर हो गया ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके PYQ हैं, ठीक है। आ जाइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे को डिस्कस करते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। कह रहा है
लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये तो गलत है भाई। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो उसके बाद वापस नहीं आता जलने के बाद, ठीक है। बी कह रहा है पानी का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन है, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। सी कह रहा है आपका कि लकड़ी को बुरादे में बदल देना एक भौतिक तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल सी जो दे रखा है, ये डी ऑप्शन जो दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सी सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि असर्शन में कि नल का जल विद्युत का सुचालक है, नल का जल जो है विद्युत का सुचालक है। कारण दे रहा है नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। तो देखिए नल का जो जल होता है विद्युत का सुचालक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसमें जो सॉल्टी होता है, जो अशुद्धि मिली होती है, उसी की वजह से विद्युत का सुचालक होता है। एक चीज याद रखिए, वैसे अगर आशुद्ध जल की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि उसमें अशुद्धि होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है सॉल्ट के फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन भी यही होता है, सॉल्ट की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है एक चुंबक की लंबाई 4 बराबर भागों में काटा गया, ठीक है। कोई चुंबक है, मैग्नेट है, उसकी लंबाई के 4 बराबर भागों में काट दिया गया। कह रहा है नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। कह रहा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगी, नहीं। देखिए क्या होता है, अगर इस तरह से आपके पास एक बार मैग्नेट है सपोज, ठीक है ना, ये नॉर्थ और साउथ इसमें पोल होते हैं, इसको अगर 4 बराबर भागों में बांट दिया ना तो इसका जो ध्रुवण होता है वो 4 भागों में टूट जाता है, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखिए, जो पोल होते हैं बिल्कुल किनारों पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं, 3.5 ऐसे कुछ है सेंटीमीटर या मिलीमीटर, वो होते थोड़ा सा इधर होते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर बार मैग्नेट को आप वर्टिकली इस तरह से कट करते हो तो इनका जो ध्रुवीय शक्ति होता है इतने ही गुना डिवाइड हो जाता है, 1/4 हो जाएगा, 4 भाग में होगा। लेकिन वहीं अगर बार मैग्नेट को आप इस तरह से कट करते हो, मान लो इस तरह से फाड़ देते हो बीच से, दो अलग अलग बनाते हो, तो इनके ध्रुवीय शक्ति जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरह से काटने की बात करी गई है, 4 भागों में बांटा है खड़े खड़े इस तरह से ना, तो इसमें 1/4 हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक नए नोड की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के 1/4 होगी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, बी ऑप्शन। ओके, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सारे टॉपिक ले रखे हैं, चाहे वो आपका बायो से हो, केमिस्ट्री से हो, सारे हमने इसमें हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि मतलब आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त कथनों को दिए गए सही क्रम में भरे, ठीक है। पहला कह रहा है भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े स्वरूपों की पहचान की गई है, ठीक है। जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं, ठीक है ना, वे कहलाती हैं। इन फसलों के 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए आप अप्रैल और मई में कौन सी फसल काटी जाती है, तो आप लोग देखते होंगे जनरली जो गेहूं की फसल होती है वो अप्रैल मई में आकर के कटती है। तो गेहूं की फसल हमारी रबी की फसल होती है, ठीक है ना। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना, ये वाली दलहनें, ये सारी फसलें आती हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कब बोया जाता है, जो फसलें नवंबर माह में बोई जाती हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4 से 5 महीने में ये काट ली जाती हैं। तो ये आपका आता है रबी की फसल है और उसके एग्जाम्पल गेहूं और सरसों, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
देखिए फसलों से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने ये ले रखे हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बस ध्यान से सुनते रहिए क्वेश्चंस को। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कह रहा है, कथन है इसका कि गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विसरित हो जाती हैं। ठीक है भाई, विसरित हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है गैसों के कण तीव्र गति से चलते हैं, ये भी सही है। गैसें बहुत जल्दी अन्य से गैसों में विसरित हो जाती हैं, रीजन दे रखा है गैसें तीव्र गति से चलती है, तो बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और रीजन भी सही है। जो गैसें होते हैं, गैस होती है वो बहुत जल्दी विसरित होती है, अगर सिलेंडर खोल दो तो गैस फटाफट से बाहर निकल जाती है। यही रीजन होता है कि गैस के कण जो, क्या रीजन है ऐसा होने का, गैस के कण जो है वो तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देते हैं। हाँ, इतना बड़ा ठीक है ये। देखिए क्या कह रहा है, स्तंभ 1 के मिश्रण को स्तंभ 2 के साथ दिए गए पृथक्करण विधि द्वारा सुमेलित करना है आपको। ठीक है ना, इसको देखिए यहाँ पे आपको मिक्सचर दे रखा है और इधर आपको कह रहा है कि कौन सी विधि से उनको अलग करोगे, सेपरेट करोगे। ठीक है, पहला मिश्रण है आपके पास बुरादा और जल, कोई सा बुरादा है और जल है तो उसको कैसे अलग करोगे। दूसरा कह रहा है आयोडीन और रेत को कैसे अलग करोगे। तीसरा लवण और जल को कैसे अलग करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पानी में नमक घोल दिया जाए तो उसको हम लोग वाष्पन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो एक तो ऑप्शन यही मिल गया आपका, सी जो हो जाएगा 1 से मिलेगा। देखिए सी, और जो बुरादा होता है उससे छान के अलग किया जा सकता है। अगर मान लो लकड़ी का बुरादा पानी में आ गया तो आप छान के आराम से अलग कर सकते हैं, तो ये छनन विधि द्वारा आ जाएगा। तो ए का 3 चेक करो जरा, ए का 3 2 जगह है और सी का 1 एक ही जगह है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दही से क्रीम अलग करते हैं ना, इस तरह से मथते हैं जो, उसे बोलते हैं अपकेंद्रण। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगाया जाता है, तो इस तरह से बाहर के गाज बन के, मलाई बन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखा है। आप लोग बस ध्यान से नज़र गड़ा करके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए, इतने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा पेपर में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, इसमें कह रहा है 2 गिलासों में जल एक समान आयतन, जल का समान आयतन है, 2 गिलास में पानी जो समान आयतन में भरे हुए हैं और दोनों 35 डिग्री के तापमान पर हैं। दोनों गिलासों में एक बड़े जार में खाली कर दिया गया है। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं। मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर है। देखिए क्या है, एक ये गिलास है, इसमें 35 डिग्री पे कोई जल है, एक ये गिलास है, इसमें भी 35 डिग्री पे जल है। ये मान लो एक बकेट है, ठीक है ना, दोनों जल को इसमें उड़ेल दिया गया है। अब उसके बाद तुरंत आकर के इसका मेजरमेंट करोगे तो कितना टेम्परेचर होगा। भाई आप मान लो गर्म पानी में उतना ही गर्म पानी मिलाओगे तो यहाँ पे भी आकर के 35 ही मिलेगा, कुछ फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी टेम्परेचर का ट्रांसफर इधर उधर केवल होता है जब वो कम टेम्परेचर से और हल्का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाले को कम में अगर मिलाया जाता है तो विलयन का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेम टेम्परेचर आप डालोगे तो वो वही रहेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 डिग्री ही रहेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये 35 डिग्री ही रहने वाला है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन दे रखा है पॉलिएस्टर, जो पॉलिएस्टर का कपड़े होते हैं सूती कपड़ों से अतिशीघ्र सूखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों से जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है,
कह रहा है संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, ये भी सही कह रहा है। तो जो पॉलिएस्टर होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर का बना होता है। क्या किससे बना होता है? पॉलिएस्टर जो होता है सिंथेटिक फाइबर से बना होता है और ये कम पानी अवशोषित करता है। अगर कोई कपड़ा कम पानी अवशोषित करेगा तो वो जल्दी से वाष्पित हो जाएगा, और वहीं अगर सूती कपड़ा वो ज़्यादा पानी अवशोषित करेगा तो वो वाष्पित होने में मतलब ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, इसलिए सूती वाला जो कपड़ा है वो लेट से सूखेगा और पॉलिएस्टर वाला जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो रीजन भी सही दे रखा है और इसकी व्याख्या भी, क्योंकि पॉलिएस्टर जो होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर ही होता है, संश्लेषित फाइबर होता है, रेशा होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक सेकेंड, देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। इसमें कह रहा है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। क्या, जैसे कोई बॉल है आपने ऊपर थ्रो किया तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा उसकी पहचान करना है हमें। पहले कह रहा है केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, दूसरा कह रहा है गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोध बल भी लगेगा, तीसरा कह रहा है गुरुत्व बल, वायु का प्रतिरोध तथा गेंद पर फेंके गए व्यक्ति द्वारा लगाया गया प्रतिरोध बल भी लगेगा, केवल वायु प्रतिरोध लगेगा। तो इसमें देखिए ना, जब आप किसी बाल को फेंकते हैं ऊपर बॉल को, तो एक तो गुरुत्व बल लगता है, दूसरा जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंस है उसका जो घर्षण होता है वो भी इस पे काम करता है। ठीक है ना, उसका वायु का प्रतिरोध भी इस पे काम करेगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज ही अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के, अच्छा इसमें कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति में अम्लीय है, एसिडिक नेचर के आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो पूरे जो सारे के सारे ये चारों ऑप्शन में जिसमें सब एसिड नेचर के दिखा रहे हो। ठीक है, सिरका और नींबू ये एसिड है, अमाशयी रस और दही, ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिरका भी एसिडिक होता है, नींबू का रस भी एसिडिक होता है, अमाशय जो पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी एसिडिक होता है, दही खट्टी होती है भी एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो इसमें और कुछ सोचना ही नहीं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के कोई आप आंसर देख सकते हो, सब में कुछ ना कुछ अलग मिला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। आई होप अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी जल्दी अपना परिवार बड़ा होता है उतने ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के सामने बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ क्लासेस लूँगा। फिर आप देखिएगा परफॉर्मेंस कैसा मैं चीज़ों को कराता हूँ, सारी चीज़ें फ्री में आपके पास लेके आऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब क्या कह रहा है, लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात है। जो लोहा होता है उस पर जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, और एक अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है वापिस जो ना आए। ठीक है ना, तो लोहा अगर एक बार गल गया है या उस पर क्षारित हो गया तो वो वापस नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, तो ए आपका सही है। दूसरा कह रहा है बर्फ का पिघलना रासायनिक है, नहीं, बर्फ का पिघलना जो होता है एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो बी कट गया, तो जहां जहां बी है वो ऑप्शन अपने आप ही कट जाएंगे, ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। सी कह रहा है कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये भी सही है आपका। तो ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये ए और सी यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमने जितने भी प्रीवियस ईयर बचे हुए अपने थे सबको ले रखा है इस मैराथन क्लास में। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये नीचे दिए गए तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों, उनसे स्रावित होने वाले पाचक रसों तथा खाद्य घटक जिन पर वे कार्य करते हैं उनके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इस स्थान के लिए सही समुच्चय का चयन कीजिए। यहाँ नाम दे रखा है और यहाँ पे स्रावित करने वाले रस कौन से रस निकलते हैं और ये घटक जिसपे वो कार्य करते हैं। तो पहला आपके सामने है, रुको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। अब आई होप अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला कह रहे हैं जो मुंह होता है
वो लार को स्रावित करता है। तो ये कह रहा है खाद्य घटक जिस पर वे कार्य करते हैं। तो जो लार होता है वो क्या काम करता है, तो जो मुंह में हमारे लार बनता है वो स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो 1 जो हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, जहां 1 स्टार्च हो, 1 फैट है, कट गया। 1 पे क्या है, प्रोटीन है, ये भी कट गया आंसर। 1 पे स्टार्च है, 1 पे और चौथे में क्या है, प्रोटीन है, तो ये भी कट गया। साफ साफ एक ही बार में एक ही से हमने आंसर कर लिया, स्टार्च हो गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी हम लोग यहाँ देख ही लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है अमाशय जो होता है वो पाचक रस स्रावित करता है जो कि वसा को पचाने में काम करता है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी वसा आ गया, तो इसका ये हो जाएगा फैट को पचाता है। यकृत जो होता है पित्त रस को स्रावित करता है पित्ताशय से, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये फैट नहीं है, यहाँ पे जो अमाशय होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो यहाँ पे है दूसरे से, यहाँ पे रहा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बाइल जूस जो होता है वो फैट को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या है कि मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं अभी तक सारी ऑफलाइन या फिर लाइव क्लासेस ली हैं। अभी रिकॉर्डेड मैनर में पहली बार पढ़ाता हूँ, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसे लगता है, आप लोग सामने होते नहीं हो ना, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही हम लोग की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है ना, फिर मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊँगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी सतह पर वस्तु विरामावस्था में है तब उस पर कार्य करने वाले बलों के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, है, ठीक है। यदि किसी सतह पर वस्तु विरामावस्था में है तब उस पर क्या क्या बल लगेगा वो पूछ रहा है। कह रहा है उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। तो वैसे ए ऑप्शन जहां जहां दिखे वो वाला ऑप्शन ही काट दो, ठीक है। बी कह रहा है संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है। सी कह रहा है संतुलित बलों का बहुत युग्म कार्य कर रहा है। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखा होता है ना, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण भी लगता है, नॉर्मल फोर्स भी कार्य करता है, कई बार वायु का प्रेशर भी काम करता है, और भी कुछ बल काम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। या तो 2 बल केवल काम कर सकते हैं, एक बल युग्म काम कर सकता है, या कई सारे बलों का ग्रुप उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु स्थिति में रखा होता है, एक देखो इस पर स्थैतिक घर्षण भी काम कर लेगा, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। अच्छा, इसमें कह रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को सही रूप से भरें और विकल्प का चुनाव कीजिए। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो भेदने वाले से लड़ने के लिए एक का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो जो उत्पादन करते हैं वो एंटीजन होता है, अभी मैं सारे डिटेल में बताता हूँ। 1 का उत्पादन करते हैं। यदि मृत अथवा शक्तिहीन सूक्ष्म जीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इनका उत्पादन करके उससे लड़ता है, ठीक है, और मार देता है। इस प्रकार 2 कार्य करता है और 3 जैसे रोगों से बचाव करता है, ठीक है ना। 3 जैसे रोगों का बचाव करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जब कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भेदन वाले से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है यदि मृत अथवा शक्तिहीन। देखो क्या होता है, जैसे अगर किसी को कोई वायरस हो गया है, तो जैसे कोविड का था, जब कोविड हो रहा था सबको, तो उसमें क्या कर रहे थे, उसी कोविड वायरस के ही जो मृत चीजें थी उसका वैक्सीन बना करके एंटीबॉडी के रूप में शरीर में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो उसके विरोध में काम करने लग जाते हैं, ठीक है, वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, ठीक है, टीका हो जाता है। तो इसका जो 1 होगा वो तो एंटीबॉडीज की तरफ जाता है, दूसरा जो होगा वो वैक्सीन, और तीसरा जो होता है गठिया रोग से
बचाने का काम करता है। तो इस 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक दो बार क्वेश्चन को आप लोग और पढ़िएगा, चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो तीसरा जो रोग के दे रखा है ये गठिया रोग होगा, ठीक है। और पहला आपका यहाँ पे एंटीबॉडी हो जाएगा, और ये क्या बन जाता है, वैक्सीन की तरह काम करता है अगर उसी का एंटीडोट डाल दिया जाता है तो, ठीक है ना। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। अच्छा, ये फिजिक्स का पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आज के पेपर में हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब, ठीक है। इसका देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी कानपुर से 1 सितंबर 15:50 पर चलती है, ठीक है, तथा 3 सितंबर को 7:10 पर बेंगलुरु पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल का पता कीजिए यदि कानपुर तथा बेंगलुरु के मध्य की दूरी है 2182। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी कितना दे रखा है, 2182 ये किलोमीटर दे रखा है, और कुल समय कितना लगेगा, यहाँ पे मेन समय का फैक्टर है। देखिए 1 सितंबर को चला, 3 सितंबर को पहुंचा, तो 2 सितंबर का तो पूरा का पूरा उसे 24 घंटे मिल गया, 2 सितंबर को पूरा 24 घंटे मिल गया ना, ठीक है। और इसमें जरा देखिए 1 सितंबर को 15:50 पे चला था, तो 10 मिनट और इसको मिल जाता तो 16 बच जाता, ये 16 हो जाता। 16 ये मान लो 10 मिनट तो ये रहेगा, तो 16 बजा दिया हमने, प्लस ये मिनट है, ठीक है ना, 16 हो गया। अब 16 से 25 कितना घंटा रह गया, 16 से 24 घंटे हैं क्योंकि ये 15 वाले टर्म में चल रहा है, 24 घंटे वाले में। तो 16 4 20 और 4 24, तो 8 घंटे ये वाले बच गए, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 16 के बाद सीधा 24 तक जाओगे, 24 में से 16 गया, 8 घंटे ये और ये 10 मिनट ये वाला, ठीक है। तो 8 घंटा और 10 मिनट इधर चला, 24 घंटे तो चला वो, 24 आवर चला है वो 2 सितंबर को, और 7:10 तो 7 घंटे 7 आवर प्लस 10 मिनट ये चला, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 24 घंटे प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया, 8 7 15 घंटे और 24, तो 24 और 15 कितना हो गया आपके सामने, जोड़िए, 5 4 9 और 2 1 3, 39 तो घंटे हो गए पूरा, और 10 मिनट ये और 10 मिनट ये, प्लस 20 मिनट हो गए, और 20 मिनट को घंटे में बदल दीजिए, बटे 60 कर दीजिए, ये इसको काटिए, 1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 39 सही 1/3 टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइम को इससे डिवाइड कर दीजिए, 39 सही 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 55.5 घंटे आ जाता है, सॉरी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है, 55 किलोमीटर प्रति आवर। और सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना है, ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, आप काट पीट के कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे टाइम का सबसे टाइम कैलकुलेट करना अपने आप में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, उसको मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। 1 सितंबर को 15:50 पे चला, तो 8 घंटा 10 मिनट बाद 2 सितंबर चालू हो गया, तो पूरा 2 सितंबर चला 24 घंटे तक। फिर उसके बाद आ जाता है 3 सितंबर 7:10, मतलब 7 घंटा 10 मिनट 3 सितंबर तक चला, तो एंड तक इसके पास 39 सही 1/3 घंटे का पूरा टाइम लग गया, ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी देखिए फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो, अच्छी लग रही हो वीडियो, तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आ जाइए इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, क्या कह रहा है। एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर जाती है। वह वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। देखिए अगर ए मान लो ये बच्ची का घर है, यहाँ से वो अपने दोस्त के घर बी गई, ठीक है ना, इसका कोई डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से जब गई है वो तो कितने के स्पीड से गई है, 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है।
जब वो आप वापस आई है तो 18 से आई है, 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है ना। लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी कोई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस गई हो वही डिस्टेंस वापस आया हो, तो उसके लिए औसत चाल क्या होता है, औसत गति का फार्मूला होता है, मान लो ए स्पीड से गया और बी स्पीड से वापस आया, तो इसका फार्मूला होता है 2ab बटा a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, यहाँ लगा देता हूँ फोटो, 2ab बटा a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो जब ये केवल कंडीशन तभी लगता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ हमें कुल दूरी तो 10 दे रखा है, कुल समय कैलकुलेट करने से बढ़िया है कि ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रखोगे कि जहाँ जिस रास्ते आप गए उसी रास्ते पे वापस अगर आए हैं तो टोटल जो औसत गति होती है दोनों चालों का गुणनफल का दुगना बटे दोनों चालों का योग, 2ab बटा a प्लस बी। ठीक है, तो आ जाइए, 2 गुणा में 12 से गई है, 18 से आई है, नीचे आ जाएगा 12 प्लस 18। इसको अब कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। 2 गुणा में 12 गुणा 18 बटा, ये कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30, 30 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2 से काटा, ये 15 बार में चला गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 18 चौक 72 बटा 5। इसको काटिए जरा, 5 एक कम 5 बच गया, 2 27 हो गया, 5 यही तो होगा ना, नहीं 5 एक कम 5 और 2 22 हो गया, 5 चौक 20 दशमलव, फिर 5 चौक 20 और 2 बचा था, फिर 0 ले लिया, 20 5 चौक 20, तो 14.4 के आसपास आ जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ दे रखा है, 14.4 से रिलेटेड 14.5 यहाँ पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में 0.1 का इधर उधर है, ये 5 ही आएगा आई थिंक। कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन। आ जाइए, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, मैंने उसको नहीं लिया, सेम एकदम सेम कॉपी हो रहा था, इस वजह से आप लोग इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अच्छा, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है, एक समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। यह दर्पण की ओर 3, ये 3 लिखा हुआ, 3 मीटर पास जाती है उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब क्या होगी। मान लो यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है, ये छुटिया खड़ी है समझ लो। ठीक है ना, कह रहा है एक दर्पण के सामने एक लड़की खड़ी होने से उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 है। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मान लो बन रहा है, तो ये टोटल इनके बीच की जो दूरी है ना, कितना है, 13 मीटर की है। ठीक है, तो आधे आधे पे होंगे, तो हमें उसके मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी से मतलब है। ठीक है ना, इसका बाल वाल बना देता हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे ना, तो बाल वाल बना देता हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बोर नहीं होना, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है मैराथन क्लासेस में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 13 मीटर है। अब वो कह रहा है कि यह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है। 3 मीटर यहाँ पे आके खड़ी हो गई, ये छोटिया जो है ना अभी यहाँ आके खड़ी हो गई है। ठीक है ना, उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब क्या होगी। ठीक है, तो जरा अब ये यहाँ पे आ गई ना, तो अब ये 3 मीटर जब, एक सेकेंड, अच्छा 3 मीटर इधर खिसक आई। अब तो आप ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर इधर गया तो इमेज 3 मीटर इधर आ जाएगी, तो इमेज भी इधर आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो इधर से 3 मीटर की कमी आ गई और इधर से भी 3 मीटर की कमी आ गई। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट और इसके बीच की कमी पूछा है, तो पहले 13 थी, अब 3 और 3 6 माइनस कर दो, -6 कर दिया तो 7 की कमी आ गई, उसके में 7 मीटर की कमी आ गई पहले वाले इमेज और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अब वाले में। ठीक है, तो ये देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, जितना ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज उतना ही लेफ्ट में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम शीशे के पास जाते हैं हमारी फोटो और पास आती जाती इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। अच्छा, ये देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है कुछ।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, कह रहा है कमरे के ताप पर, ठीक है, जल का घनत्व 1 ग्राम दे रखा है, सूर्यमुखी के तेल का घनत्व 0.9 ग्राम दे रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब, लगाते जाओ। अल्कोहल का दे रखा है 0.8 ग्राम, ठीक है। उपर्युक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दी गई सही कथनों को पहचानिए। इसमें से कौन सा सही है उसका पहचान करना है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। पहला, वाटर का डेंसिटी दे रखा है आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सूर्यमुखी का दे रखा है, सूर्यमुखी के तेल का 0.92। उसके बाद दे रखा है अल्कोहल का दे रखा है कितना, 0.8 ग्राम, ठीक है। ये 3 जो है आपको वो दे रखा है, क्या चीज़, डेंसिटी दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखो, जो अगर मान लो अगर कोई तालाब है, इसका डेंसिटी है मान लो 1 है, अगर 1 डेंसिटी से ज़्यादा का इसके ऊपर कोई भी चीज़ आएगी तो वो इसमें डूब जाती है, ठीक है ना। जो कम, किसी भी द्रव में उससे कम डेंसिटी की चीज़ अगर डाला जाएगा तो वो उस पर तैरता है, ठीक है ना। तो इस पर देखो क्या क्या कंडीशन बनेगी। जो सूर्यमुखी होगा ये सबसे ज़्यादा है, वाटर है, ठीक है। अगर कोई वस्तु, अब देखिए इसके यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहा है जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूर्यमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। बताइए, अल्कोहल में तैरती है इसका मतलब 0.8 से अल्कोहल में तैरती है ना, 0.8 से कम होगी उसकी डेंसिटी, यही तो होगा ना, क्योंकि ये अल्कोहल वाला 0.8 है। तो अगर कोई चीज़ अल्कोहल में तैर रही है तो इसका मतलब वो 0.8 से कम है, तो मान लो 0.7 होगी, ठीक है ना। तो 0.7 है तो वो इससे भी कम है, इस पर भी कम है, तो वो 100% है कि इन सब में तैरेगी, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूर्यमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी, बिल्कुल तैरेगी। तो ए ऑप्शन सही होता है। अगला कह रहा है जो वस्तु सूर्यमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी। अगर कोई इसमें तैर रही है इसका मतलब इससे हल्की है ना, डेंसिटी इससे भी कम है, तो वो तो 1 से भी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बी वाला भी सही हो जाता है। सी कह रहा है जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वो अल्कोहल में भी अवश्य तैरेगी। जरूरी नहीं है मुन्ना, हो सकता है कि जो वस्तु पानी में तैर रही हो 0.99 हो, 0.99 हो, तो वो 8 से तो कम नहीं है ना, तो अल्कोहल में क्यों ही तैरेगी, ठीक है ना। तो ये वाला कट जाता है, ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ए ऑप्शन पे ही दे रखा है ए और बी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। डेंसिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में। अब आ जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये फिर से बायो जैसे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें कह रहा है, देखिए पसीना आ गया है, मेहनत काफ़ी हो रही है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है, ठीक है। रक्त की जांच उसमें 10 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी या मिलेगा, मदद मिलेगा। तो देखिए अगर कोई बच्ची है उसमें हीमोग्लोबिन 10 दे रखा है, ठीक है, और उसको थकान और चक्कर जैसे प्रॉब्लम से फेस कर रही है, तो इसका सिंपल सा रीज़न होता है कि उसके ब्लड में आयरन की कमी है। और आयरन कैसे पूरा होता है, पालक खाने से, ठीक है ना, या आयरन का टैबलेट लेने से। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि है पालक, ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही लगे हुए हैं, चलो आधा आधा करके पढ़ लेंगे। कह रहा है स्तंभ ए और बी को मिलान करना है आपको। कह रहा है एक धातु जो कमरे के ताप पर तन्य नहीं है, रूम टेम्परेचर पे जो तन्य नहीं है, जिसको तान खींचा नहीं जा सकता, वो जिंक होती है। तो ए जो है आपका मिल जाता है 3 से। अगला क्या कह रहा है, एक और बड़ा कर देता हूं मैं, हो सकता है आप लोगों को कम दिख रहा हो, लो इसको भी बड़ा कर देता हूं, ये रहा। अब आई थिंक थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ये मैं रब कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए पहला जो हो जाएगा आपका ए जो मिलेगा, ये किससे मिलेगा, 3 से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है, एक अधातु होती है जो विद्युत का सुचालक है, तो बी जो मिलेगा 1 से मिला दो।
एक धातु जो मुलायम है तथा चाकू के द्वारा काटी जा सकती है, बच्चा बच्चा जानता है, ये आयोडीन होता है। सॉरी आयोडीन, बिल्कुल सॉरी, ये सोडियम होता है। सोडियम धातु होती है जो बहुत मुलायम होती है, चाकू से काटी जा सकती है। ठीक है, तो इसका जाके ऑप्शन मिल जाएगा आपका सी मिल जाएगा 5 से, सी मिल जाएगा आपके 5 से। तो इतने से ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, ए को 3 से, बी को 1 से, कहाँ मिल रहा है? ए को 3 से, ए को 3 से एक ही ऑप्शन ही है भैया, पहले से हो गया। बी को 1 से, सी को 5 से, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी मिलान आप लोग करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, और मैं चाहता हूं कि इसी पे वीडियो से आप लोगों के लगभग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंस जाए। ये क्या है? ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है? कह रहा है नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला जाता है तब वह नीचे डूब जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस नींबू को तैरने में मदद करेगी? मान लो कह रहा है ये पानी का टैंक है इसमें, ठीक है, कांच में, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक नींबू डाला गया तो वो डूब गया। अब वो चाह रहा है कि नींबू डूबे ना, तैरने लगे। तो जब तैरने लगेगी तो ये कब पॉसिबल होगा? जब वाटर की डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, और वाटर की डेंसिटी कब बढ़ती है? जब उसमें इम्प्योरिटीज मिला दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या उसमें पात्र में और अधिक जल डाल दोगे? जल डालने से कुछ नहीं होगा भैया, जल डालने से क्या होगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तब भी नींबू डूबेगा ही, ठीक है ना। बी कह रहा है पात्र के जल में लवण डाल दे, नमक मिला दे, तो हाँ, नमक मिलाने से डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन केवल सही होगा, तो केवल बी इसका कूट वाला सही हो जाएगा। ये रहा आपका, ठीक है, ये भी डेंसिटी वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको भी देखने को मिल सकता है पेपर में। अच्छा, इंग्लिश वाले को ढक देता हूं, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि करा लूंगा, उसके बाद पढ़ते रहिए आप लोग, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। ठीक है, कह रहा है नया युग्मक जाइगोट हो गया और मादा के, नया युग्मक और मादा के युग्मक के संलयन बनाता है जो पुनरावृत्ति विभाजन होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के ऊतक एवं अंगों में विभाजित हो जाती हैं, विकसित होना प्रारंभ करती हैं या संरचना में विकसित होती है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, नर जो मेल से निकलता है वो होता है स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ तो स्पर्म आ जाएगा जिसको बोलते हैं अंडाणु, ठीक ना, स्पर्म आ जाएगा। और मादा से ओवम, ये संलयित होकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं जो विकसित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रूड बना लेता है, ठीक है ना। ब्रूड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय में बन जाता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, मेल बॉडी से जो स्पर्म आता है फीमेल बॉडी के ओवम के साथ फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। वो जाइगोट फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एम्ब्रॉय में, ठीक है ना। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला दे रखा है ओवम, पहला ओवम नहीं हो सकता, पहला स्पर्म फिर ओवम फिर एम्ब्रॉय दे रखा है पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। ओवम स्पर्म नहीं, ओवम से शुरुआत तो होगी ही नहीं, स्पर्म से शुरुआत होगी। नर का स्पर्म ये हो जाएगा और फिर जो फीमेल है उसका ओवम मिलकर के बनाते हैं जाइगोट, फिर वो बन जाता है एम्ब्रॉय में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसने भी कह रखा है ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सारे पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। नहीं, ये गलत दे रखा है, सर्सन ही गलत दे रखा है। जो शाकाहारी होते हैं ना, उनके जो छोटी आंत होती है उनकी ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मांस और सेल्यूलोज, शाकाहारी में पेड़ पौधे सब आते हैं ना, वो आते हैं, जानवर भी आते हैं जो शाकाहारी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, ठीक है, पत्तियों को भी खाते हैं।
तो ये होता है कि जो सेलुलोज होता है उसको पचाना टफ होता है इन कंपैरिजन टू मांस को पचाने के, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं उनमें इसकी मात्रा छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ कह रहा है शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में लंबी छोटी आंत होती है, तो ये तो गलत कह रखा है, ठीक है। अगला कारण क्या दे रखा है, सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना कठिन है। नहीं, मांस को पचाना आसान है, सेलुलोज को पचाना कठिन है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, ए और आर दोनों ही असत्य है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कह रहा है हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों मतलब मजबूत बोन और दांतों को निर्माण के लिए आवश्यक होता है। बताइए, हमारी हड्डियां मजबूत हों और दांत मजबूत हो, इसके लिए हमें कैल्शियम की जरूरत हो। तो यहाँ कैल्शियम आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है आयरन, गलत। आयरन गलत, कैल्शियम से शुरुआत, मैग्नीशियम गलत। तो एक ही ऑप्शन है, कैल्शियम से ही शुरुआत होगा, आगे चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, यहीं से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, खनिज होता है, हम एक बढ़े हुए जोखिम को ओटियो, अच्छा ये बीमारी दे रखा है अस्थि सुरिस्ता, और ये कहाँ से आता है, कैल्शियम के प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, डेयरी से आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दूध वगैरह पी करके कैल्शियम बढ़ाया जा सकता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, एक सेकंड बस। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरे। रिक्त स्थान, एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। यह शरीर की बृहत ग्रंथि है, अच्छा सबसे बृहत्तम ग्रंथि है। यह स्रावित करती है जिसका भंडारण में होता है, ठीक है ना, के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक तो ये देखिए, इसने बोला सबसे बृहद ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होगा, सबसे सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। और वो किसका वो करता है, स्राव करता है, एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि है, ठीक है ना। एक सेकंड मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड बी करेक्टली फिल्ड, ठीक है। द स्पेस में है इज अ रेडियस ब्राउन ग्लैंड, ठीक है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड तो हमारी सबसे बड़ी यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय, अग्नाशय रस, यकृत, प्रोटीन, नहीं ये नहीं हो सकता। कह रहा है लीवर, बाइल ग्लास, यकृत के पाचन में जो बाइल जूस होता है वो फैट पाचन में काम करता है, तो लास्ट में फैट आना चाहिए, सबसे लास्ट में आपका फैट आना चाहिए, फैट वसा। कहीं नहीं दिया है, ये दे रखा है यहाँ पे, देखिए सबसे लास्ट में वसा आ रहा है ना, तो सबसे लास्ट में ये वसा का पाचन करता है, में जिसका भंडारण पित्ताशय में भंडारण होता है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए लास्ट से हमने मैच कर लिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, रेडिश ब्राउन कलर के, बाइल जूस का स्राव करती है, वो सेब होता है कहाँ पे, गाल ब्लैडर में, जिसको कि पित्ताशय बोलते हैं, उसमें स्टोर होता है और वो फैट को पचाने में काम करता है। तो आप लोग भी इसी तरह से ना ऑप्शन से जा करके चीज़ें पकड़ सकते हो अगर चीज़ें नहीं याद आ रही हैं या कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात है जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और
सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों में के दौरान काटी जाती हैं। तो देखिए जून चल रहा है हमारा, इस महीने किस चीज़ की बुआई का काम चल रहा है। जो लोग गांव के एरिया से होंगे उनको दिख रहा होगा कि धान की खेती के लिए तैयारियां चल रही हैं, धान बोए जाने की या उसकी प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं। तो धान की फसल हो गया, ठीक है। धान हमारा आता है खरीफ की फसल में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि वो खरीफ की फसल होगी, कहलाती है। इन फसलों के दो उदाहरण तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। खरीफ की फसल, खरीफ भुट्टा सोयाबीन, ये तो खरीफ गेहूं सरसों तो होता नहीं है, रबी तो आएगा नहीं, खरीफ भुट्टा और सोयाबीन, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं देखिए इस टाइम दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से ही आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना, दिल्ली मुखर्जी नगर से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। हाँ देखिए, क्वेश्चन पसंद आएगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला कह रहा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, असर्सन दे रखा है आपका, सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। नहीं भैया, सोडियम का भंडारण केरोसिन में किया जाता है, केरोसिन तेल में, केरोसिन में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ये तो सही है, सोडियम बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ए गलत, आर सही कहाँ दे रखा है, ए फॉल्स, आर ट्रू, डी में दे रखा है। ए असत्य किंतु आर सत्य है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर अच्छे से कर पाओगे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व। हाँ, इसमें कह रहा है कि गैसों के द्रवीकरण मतलब कंडेंसेशन की बात कर रहा है कि द्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी। द्रवण अच्छा कब होगा, जमाव अच्छा कब होगा। तापमान में वृद्धि से तो वाष्पन अच्छा होता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अगला क्या कह रहा है, तापमान एवं दाब दोनों में वृद्धि, नहीं भैया। कह रहा है तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि, बिल्कुल सही है। आप सिलेंडर को मान लो सिलेंडर में गैस को द्रवित करना चाहते हैं तो दाब बढ़ाते हैं ना, और उसका ताप भी अगर कम हो जाए तो और जल्दी द्रवित हो जाता है वो, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कितना टाइम हो गया हम लोगों को, अच्छा 4 के आसपास हो गया, ठीक है। 1-1.25 घंटे की क्लास सोचा था मैंने, लगभग उतना हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। असर्सन दे रखा है, फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है, नहीं भैया, फास्फोरस को जल में किया जाता है, जल में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पकड़ लेता है, ऑक्सीजन से आग पकड़ लेता है। तो कह रहा है ये तो फॉल्स हो गया आपका, वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है, ये सही है। तो इसका भी डी ऑप्शन ही होना चाहिए। ए सत्य, नहीं कुछ अलग ही लिख रखा है डी पे, तो ए असत्य कहाँ दे रखा है, ए फॉल्स बट आर ट्रू, सी पे दे रखा है, ठीक है ना। देखिए कई बार क्वेश्चन अगर आंसर मैंने सही बताया हो और अगर टिक गलत कर दिया हो, तो आप लोग लाइव नहीं हो तो जवाब नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम राइट आंसर आप लोगों के सामने लेके आऊँ, ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ तो कई बार देखिए बोलते हैं और थकान की वजह से गलत टिक कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। अलैंगिक प्रजनन प्रणाली कौन सी होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मुकुलन, बडिंग, तो बडिंग आप जानते हैं क्या होता है, पौधों में ना इस तरह से रहता है, इसमें गांठें कुछ निकली होती हैं, बाद में ये गांठें ही अलग होकर के एक अलग पौधा बना लेती हैं। ये तो यहीं रहेगा, ये गांठें जो है विकसित होकर के नया पौधे को जन्म दे देती है। तो इसमें कोई लैंगिक प्रजनन नहीं होता, अलैंगिक होता है, तो ये भी हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होता है, इस तरह से पैरामीशियम जैसा इस तरह से होता है, धीरे धीरे ये बीच में पतला होता जाता है, ठीक है, यहाँ से पतला होता है और बाद में ये बीच से टूट करके दो अलग अलग जीव बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग। तो ये भी अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, तो बी हो गया। टेस्ट ट्यूब बीवी शिशुओं में जन्म के लिए निषेचन, यह तो लैंगिक होता है, इसमें मेल के ओवम को स्पर्म को फीमेल के ओवम के साथ लेकर के निषेचन ही कराया जाता है, तो ये कट जाता है। ए और बी इसमें अलैंगिक में करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पे दे रखा है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, अब फटाफट से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरा गला दर्द करने लग गया है, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है कौन से ईंधन ज्वलन सहित जलते हैं,
कौन से ईंधन है जो भभक के जलते हैं लाइट के साथ, ज्वलन के साथ। पहला कह रहा है वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीमान अधिक है, ये गलत है, ठोस नहीं है। तो वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ हैं, वे जो द्रव हैं, ये गलत हो गया, जिनमें कार्बन है ये भी गलत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जो वाष्पशील होते हैं, जिसमें वाष्पशील पदार्थ से बना होता है, वो जो होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं या उसके साथ क्या कहते हैं, ईंधन जो ज्वाला के हाँ ज्वाला के साथ जलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, इसका कूट तो दिया ही नहीं है, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसका कूट तो हमने लगाया ही नहीं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कापर एक तार विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही है। उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये गलत है। आप तो देखते होंगे गाड़ी की सीट भी गर्म हो जाती है, उष्मा का चालन तो हो रहा है, लेकिन उस पर विद्युत थोड़ी ना फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो आर जो गलत होगा और ए केवल सही होगा, ये अपने से ऑप्शन मान लीजिए। ये इसका कूट मैंने लगा नहीं पाया, या तो नीचे कहीं लग गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है रीजन। अच्छा, एक ये भी मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सामान्य ताप तथा दाब पर एक जल का न्यून मान -3 डिग्री है। जल का नमूना है -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू कर देता है। इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई जल है, ठीक है ना, वाटर है, जो प्योर जल होते हैं वो तो मान लो 0 डिग्री पे जमते हैं, ठीक है ना, और 100 डिग्री पे उबलते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है तो इनका जो जमाव पॉइंट होता है 0 से माइनस में आ जाता है, माइनस कुछ भी आ सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जमाव वाला घट जाता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग जो होता है 100 के प्लस में चला जाता है, और जो हिमांक वाला पॉइंट होता है किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाटर में इम्प्योरिटी मिलने से क्या होता है, हिमांक तो नेगेटिव में आएगा और जो क्वथनांक है वो और ऊंचा चला जाता है। इसने बोला है कि कोई जल का नमूना जो -3 पे है, इसका मतलब इसमें इम्प्योरिटी है, तभी तो वो 0 से घट के नीचे आया है, और इम्प्योरिटी है तो बॉइलिंग जो होगा वो क्या होगा, 0 से प्लस होगा, सॉरी 100 से प्लस होगा। लिख सही रहा हूँ, बोल गलत दिया। तो क्या कह रहा है, 100 सेल्सियस के से कम होगा, गलत। ये कह रहा है 100 सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो ये बी ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों के सामने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है, ठीक है, ग्रेविटेशन के संदर्भ में कौन सा सही है। कह रहा है यह एक असंपर्क बल है, बिल्कुल ए ही इसका सही ऑप्शन दे रखा है। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, मैंने फोर्स चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ाया है, वहाँ पे बता रखा है कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट कौन से होते हैं। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जिनको बल लगाने के लिए टच करना पड़े, नॉन कांटेक्ट दूर से ही कर लेता है। तो ग्रेविटी छत पे भी रहोगे ना, कोई चीज़ छोड़ोगे तब भी अर्थ उसको खींच लेती है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, यही इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये देखिए क्या कह रहा है, बायो का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन थोड़े से। हाँ, एक सेकेंड, ये कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। देखिए इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा अंडप्रज पशुओं का समुच्चय है। तो देखिए जो अंडे देते हैं, तो मेंढक भी अंडा देता है, सर्प और मुर्गी, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडप्रज ये जंतु होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है, ये चार्ट, टेम्परेचर चार्ट से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2-3 पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ले लिया। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आया है वो दिखा देता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित सारणी एक भारतीय शहर के औसत तापमान को दर्शाता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि देखिए टेम्परेचर का अधिकतम मान, न्यूनतम मान और वर्षा का दे रखा है। जनवरी में 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, फरवरी में 23.5, मार्च में 29, अप्रैल में 36 और मई में भी 39 के आसपास चला जाता है, जून में 38 के, जुलाई में 26 के आसपास रहता है। और उसी तरह से वर्षा और न्यूनतम तापमान का
रेशियो दे रखा है, चार्ट दे रखा है, तो ऐसा देखने को मिलता है अपने भारतवर्ष के दिल्ली शहर में, जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक दो और पूछे गए हैं, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग पेपर सेट में, अभी एक आधी और है, उनको भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों के सामने। अच्छा देखिए, बल्कि यहीं पे दे रखा है आपको, देखिए यहीं पे दे दिया इसने। तो ये इसी तरीके से ये चार्ट दे रखा है, देखिए अधिकतम तापमान कितना, और 29 पॉइंट दे रखा है, 30 दे रखा है, फरवरी में 31 दे रखा है, मार्च में और अप्रैल में 31 दे रखा है, मई में 30 दे रखा है, जून में 30, जुलाई में 29, तो जनवरी में 29 के आसपास टेम्परेचर है। ये कन्याकुमारी का दे रखा है आपका, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक यही तो है ना। एक मिनट में मैच कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए मुझे याद नहीं है कि बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर याद ही है, चैप्टर जो सारणी है सबके अलग अलग दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है ना, 26, ठीक है। एक सेकंड का बस टाइम दीजिए, ये मैं एक बार मैच कर दूं, क्योंकि आप लोग लाइव हो नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी आपको गलत डाटा जाए। और एक बार आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के पेपरों में, ठीक है ना। बस एक सेकंड के लिए। सी, हाँ सही, हमने मुझे सही याद था, कन्याकुमारी है। ये जो डेटा दे रखा है, चार्ट दे रखा है, ये कन्याकुमारी का है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने, ये सारे टेम्परेचर दे रखे हैं, इसको कायदे से पढ़ के अपना याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो टिक मार्क करना था, अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया, इतना बड़ा क्यों कर दिया भैया, रुक जाइए। हाँ, मैं सही जगह मार्क कर देता हूँ, ये रहा कन्याकुमारी, इसको कर देते हैं रब, ठीक है। ठीक है, आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम से किसको किसको प्राप्त किया जाता है, सीएनजी, एलपीजी, डीजल, कोयला, तो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सीएनजी जो होता है ये नहीं प्राप्त किया जाता है, कोल गैस भी नहीं प्राप्त किया जाता है, डीजल और एलपीजी ये जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी सी कहाँ दे रखा है, ये सी ऑप्शन पे दे रखा है, बी और सी, ये करेक्ट हो जाएगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय पहचानिए। खरीफ में कौन से आते हैं, धान वाली फसलें आती हैं। धान, कपास, मूंगफली, यही है, ये ऑप्शन ही है करेक्ट आपका, खरीफ फसल, ठीक है ना। अगले पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, कह रहा है लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है, निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्यरत हैं। पहला, केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल, हाँ ये तो लगते हैं दोनों, लेकिन केवल तो नहीं लिखा। आगे क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण। सबसे अच्छा आंसर ये होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अस्थायी रूप से रखा हुआ है, एक तो mg नीचे लगता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसके अपोजिट में नॉर्मल लगता है, और फ्रिक्शन जो होता है स्थिति की वजह से जो घर्षण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी लगता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ही अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और देख लेते हैं अगर कम रह रहा होगा तो अब क्लास को एंड करने की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और अभी आप लोग का मैथ का क्लास लेना बाकी है, जो 20 डेज़ की सीरीज चल रही है, उसको भी बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग सीधा एक मैराथन मैथ की ले लेंगे, ऐसे ही लंबी सी, उसमें सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। इसमें कह रहा है, दिए गए प्रक्रम में स्तंभ 2 में दी गई व्याख्या को सुमेलित कीजिए। ओटाई, कताई, बुनाई और बिनाई। देखिए जो बिनाई होती है ना, वो एक धागे के साथ कपड़े बनाया जाता है, और बुनाई जो होती है वो 2 धागे को आपस में बिन करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बुनाई जो जाता है इसके साथ, और बिनाई जाता है 2 के साथ,
तो सी का एक कहाँ दे रखा है, देखिए सी को एक यहाँ दे रखा है, बस एक ही जगह सी को एक दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी कितने क्वेश्चंस रह रहे हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अच्छा ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस रोग का एक युग्म है। तो देखिए जो पोलियो होता है और हेपेटाइटिस ए होता है ये वायरल डिजीज होता है, ठीक है ना। ये हो गया, तो वायरल बीमारी आप लोगों को पता चल जाएगी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। तो अदरक और हल्दी जो होते हैं ये रूपांतरित तने होते हैं, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो गया। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको मैं तुरंत आंसर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको पढ़िए जरा, पहले इसको बड़ा कर दूं। हाँ अब पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, ये तो गलत बात है। कह रहा है अम्लों के पीएच का मान 7 से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक है ना। मैंने ट्रिक बता रखा, अनील, अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है अम्ल हल्दी के साथ एक रक्ता भूरा रंग देता है, नहीं, अम्ल जो होता है उदासीन होता है, हल्दी में उसमें देता है, क्षार में देता है भूरा रंग, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अच्छा इसमें एक आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करनी थी, अभी मैं कर देता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु, मतलब कि बैक्टीरिया वाला है बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी है, रोगों को एक युग्म है, ठीक है ना। एक ट्रिक याद कर लीजिए, जो बैक्टीरिया से बीमारी होते हैं वो होता है डिप्सिटी की कुटनी, डिप्सिटी की कुटनी है, ठीक है ना, डिप्सिटी की कुटनी है। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिप्सिटी की कुटनी है। क्या ट्रिक है, डिप्सिटी की कुटनी है, ऐसे याद रखो। डिप्थीरिया, पा से पेचिस, और सा से हो जाता है आपका सेलेनेमस करके एक बीमारी होती है वो है, टा से आ जाता है टिटनस, टिटनस, की से आ जाता है कुष्ठ रोग, हाँ कुष्ठ रोग, कु से आ जाता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ, और टा से आ जाता है टाइफाइड, नी से आ जाता है निमोनिया, है से आ जाता है हैजा। ये सारी बीमारियां जो होती है बैक्टीरियल है। की से मुझे याद नहीं आ रहा है इसकी ट्रिक में क्या है, आप लोग इतना याद रखिए, डिप्सिटी की कुटनी है, ठीक है ना। अब मुझे नोट्स देखना पड़ेगा, अभी इतना याद रखो, डिप्थीरिया, पेचिस, सिलमोनिस इस तरह से है, और टिटनस, और की से देख लेते हैं कोई अच्छा सा है, वैसे कु से कुष्ठ रोग, टेटनस हो गया, टाइफाइड होगा, निमोनिया, हैजा हो गया, इतना याद रखो फिलहाल। इसमें से कौन सा इसमें मैच कर रहा है, हैजा और टाइफाइड, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं अपने। वैसे ये मैराथन क्लास है, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर ही लेना चाह रहा था, लेकिन मैं ये चीज़ें सोच रहा था बता दूं, अपने पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक और वो चीज़ें पड़ी हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, पर आप लोग पेपर दे लो, फिर मैं डिटेल में चैप्टर लेके आऊँगा एनसीईआरटी का, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सतह से जल के वाष्पन की दर में वृद्धि कर देगी। जल का वाष्पन कब तेज हो जाएगा, आर्द्रता में वृद्धि नहीं, नमी में वृद्धि करने से वाष्पन घट जाता है। वायु के गति में वृद्धि, बिल्कुल ये सही है। तापमान में कमी कह रहा है, सतही क्षेत्रफल में कमी, ये भी गलत है। केवल अगर वायु तेज चलेगी तब भी जो होता है वाष्पन सतह का जल के बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपके सामने। कितने क्वेश्चन, ये बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। चूना पत्थर भी होता है, चौक भी होता है, संगमरमर भी होता है, बिना बुझा चूना जो होता है, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं, ये इसका पार्ट नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लकड़ी के लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है। तो ये नायलॉन बनता है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो आज का क्लास आपका यहाँ तक है। हमने इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे देखते रहिए। आंसर अब देखिए, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ उसको क्रॉस चेक करके अगर आपको याद है तो सही कर लीजिएगा। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास अगली क्लास में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी इसी तरीके से मैथ का एक सेशन लेके आऊँगा, मैराथन, जिसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, अपना ध्यान रखिए आप लोग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।